हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है द ट्विन ब्रोज यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है तन्नू और आज हम क्लास 12th हिस्ट्री की बुक नंबर 2 का लास्ट चैप्टर किंग्स एंड क्रॉनिकल्स के मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यूज फॉर एसयूटी करने जा रहे हैं। तो हर बार की तरह मैं आपको वीडियो में 2 से 3 सेकंड का टाइम दूंगी। आपको वीडियो को पॉज करना होगा, रीपोज करके अपना आंसर मैच करना होगा। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, मुगल्स वर द डिसेंडेंट ऑफ चंगेज खान फ्रॉम द मैटरनल साइड एंड ऑफ डैश फ्रॉम द पैटर्नल साइड। अब ये लास्ट चैप्टर है, बोर्ड्स के लिए तो आपने ये चैप्टर नहीं पढ़ा, पर सीयूईटी के लिए इस चैप्टर से 4 से 5 क्वेश्चंस आते हैं, तो ये आपको पूरा ढंग से करना होगा। तो पहले क्वेश्चन में ही पूछा है या फिर बताया गया है कि जो मुगल्स थे वो डिसेंडेंट थे। अगर हम मैटरनल साइड से देखें, मतलब मदर के डिसेंट से ट्रेस करें, तो वो चंगेज खान के डिसेंडेंट थे। उसी तरह आपको बताना है कि मुगल्स जो है पैटर्नल साइड से किसके डिसेंडेंट थे। तो क्या वो लोधी के थे, क्या वो सैयद के थे, क्या वो बलबन के थे, या फिर तैमूर के। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, तैमूर। अरेंज देम इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। अब आपको इन सारे ऑप्शंस को क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में जमाना है और ये सारे मुगल रूलर्स हैं। तो सबसे पहला रूलर कौन था मुगल एम्पायर के अंदर? मुगल एम्पायर की शुरुआत 1526 में होती है। 1526 में वो कौन सा रूलर होता है जो उज्बेकिस्तान की फरगना वैली से कहाँ आता है? इंडियन सबकॉन्टिनेंट में। तो वो कौन है? बाबर। तो सबसे पहले बाबर। बाबर का बेटा कौन हुआ? हुमायूं। हुमायूं के बाद अकबर। अकबर के बाद कौन हुआ? जहांगीर। और जहांगीर के बाद शाहजहां एंड देन औरंगजेब। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाता है? बी, बाबर। बाबर के बाद हुमायूं, ई, बी और ई, बी और ई। हुमायूं के बाद कौन हुआ? अकबर, बी ई ए, बी ई ए, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, नेम द पर्सन। अब आपको इन दोनों स्टेटमेंट्स को पढ़ने के बाद यहाँ पर बताना है कि ये दोनों स्टेटमेंट इनमें से 4 ऑप्शंस में से किस रूलर के लिए जस्टिफाई हो रही है। तो सबसे पहली स्टेटमेंट, he was driven from his central Asian homeland Fargana by the warring Uzbeks। अभी मैंने जस्ट इससे पहले वाले क्वेश्चन में इसका आंसर बता दिया है कि वो कौन सा ऐसा रूलर इन चारों ऑप्शंस में से जो उज्बेकिस्तान से होता हुआ इंडियन सबकॉन्टिनेंट में आया था। क्योंकि जब वो उज्बेकिस्तान में रह रहा था ना वो मुगल रूलर, तो उसके पास न तो पैसे थे और न ही वो अपनी अथॉरिटी जमा सकता था उज्बेकिस्तान के अंदर, क्योंकि जो भी उसके रिलेशंस में, जैसे उसके चाचा वगैरह जो थे, वो अपनी अथॉरिटी जमाना चाहते थे उज्बेकिस्तान पे। तो तभी उस रूलर ने डिसाइड किया था कि वो इंडियन सबकॉन्टिनेंट के पंजाब और सिंध वाले रीजन में जाएगा, पैसे इकट्ठे करके वापस उज्बेकिस्तान आएगा एंड देन अपना रूल जो है कंटिन्यू करेगा। बट वो इंडिया आता तो है पर वापस इंडिया से नहीं जाता। तो वो कौन था? वो था, अभी दूसरा स्टेटमेंट भी देख लेते हैं। He first established himself at Kabul and then in 1526 into the Indian subcontinent। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बाबर। After the death of whom in 1707 the power of Mughal empire diminished। अब आपको बताना है कि 1707 के बाद इस एम्पायर के डेथ के बाद मुगल एम्पायर जो है डिक्लाइन की तरफ आगे बढ़ता है। तो 1707 में वो कौन सा रूलर था जिसकी डेथ के बाद मुगल एम्पायर कहीं ना कहीं खत्म हो जाता है? मतलब पूरी तरह से खत्म नहीं होता, उसके बाद भी हमें कई सारे रूलर्स देखने को मिलते हैं, जैसे मोहम्मद शाह रंगीला, अकबर फर्स्ट, फर्रुखसियार और बहादुर शाह जफर सेकंड। पर मेन जो रूलर है वो कौन है जिसकी डेथ 1707 में हो जाती है? तो वो है ऑप्शन नंबर बी, औरंगजेब। हु वाज द लास्ट रूलर ऑफ मुगल एम्पायर ओवरथ्रोन बाय द ब्रिटिश। अब आपसे यहाँ पर पूछा है कि वो मुगल एम्पायर का कौन सा ऐसा रूलर था जिसको ब्रिटिशर्स ने ओवरथ्रो किया था। और ये वो रूलर है जिसने 1857 की क्रांति को दिल्ली से लीड किया था, जिसको बाद में ब्रिटिशर्स ने पकड़कर रंगून, जो कि आज का बर्मा, म्यांमार की जेल में भेज दिया था, और वहां पर उसकी डेथ हो जाती है। तो अब मैंने इतनी हिंट दे दी आपको, अब बताइए। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बहादुर शाह जफर सेकंड। असर्शन रीजन, असर्शन, द विजिबल सेंटर ऑफ मुगल पावर वाज इट्स कोर्ट। जो मेन पावर का कंसंट्रेशन है ना मुगल एम्पायर के अंदर, वो कोर्ट के अंदर देखा जाता है। तो ये आप याद रखिएगा, असर्शन सही है। रीजन, देयर पॉलिटिकल अलायंसेस एंड रिलेशनशिप वाज फोर्ज्ड, स्टेटस एंड हायरार्की डिफाइंड। और मुगल कोर्ट ही एक ऐसी जगह है जहां पर नए नए अलायंसेस बिल्ड किए जाते हैं, रिलेशनशिप को फोर्ज किया जाता है। और किसी मनसबदार या फिर किसी रूलर या फिर किसी इंसान की क्या रैंक होगी, जैसे हम आगे चलकर इसी चैप्टर में एमसीक्यूज के थ्रू ही समझेंगे कि किस तरह औरंगजेब जो है रैंकिंग सिस्टम को डिफाइन करता है जात और सवार में। तो ये भी बिल्कुल सही है। ये कहाँ पर डिसाइड होता है? ये कोर्ट के अंदर ही डिसाइड होता है। तो यहाँ पर असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ इट। ऑप्शन ए इज करेक्ट। चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द मुगल क्रॉनिकल्स। अब आपको यहाँ पर इन चारों स्टेटमेंट्स को पढ़ने के बाद वो स्टेटमेंट निकालनी है जो यहाँ पर इनकरेक्ट हो जाती है इन कंटेक्स्ट ऑफ मुगल क्रॉनिकल्स। क्रॉनिकल्स क्या होती है? क्रॉनिकल्स वो इवेंट्स होते हैं, वो स्टोरीज होती हैं पास्ट की, जिनको हम क्रॉनिकल या फिर टाइम के हिसाब से क्रोनोलॉजी में लगाते हैं। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन हो जाता है, दे वर रिटन इन ऑर्डर टू प्रोजेक्ट अ विजन ऑफ एन एनलाइटेंड किंगडम। स्टेटमेंट पढ़ के ही समझ में आ रहा है कि क्रॉनिकल्स को लिखा क्यों जाता था मुगल एम्पायर के अंदर। जाहिर सी बात है, लिखा जाता था कि हम अपनी ग्लोरी को दिखा पाए कि किस तरह हमारा किंगडम जो है एनलाइटेंड था। तो ये तो बिल्कुल सही है, ऑप्शन बी।
दे वर मीन टू कन्वे टू दोज हु रजिस्टर्ड द रूल ऑफ मुगल्स। ये उन लोगों को दिखाने के लिए क्रॉनिकल्स लिखे जाते थे जो रजिस्ट करते हैं मुगल्स की अथॉरिटी को। तो ये भी बिल्कुल सही है, ऑप्शन सी। द रूलर्स वांटेड टू एंश्योर दैट देयर वाज एन अकाउंट ऑफ देयर पोस्टेरिटी। अब यहाँ पर अगर आपको पोस्टेरिटी का मतलब नहीं पता तो आप कंफ्यूज हो सकते हैं। तो पोस्टेरिटी का मतलब है सुपीरियोरिटी। अपनी सुपीरियोरिटी दिखाने के लिए मुगल एम्पायर या फिर मुगल रूलर्स ने अपने क्रॉनिकल्स लिखवाए। ये भी बिल्कुल सही है। लास्ट ऑप्शन, द ऑथर्स ऑफ मुगल क्रॉनिकल्स फॉर ऑर्डिनरी पीपल। ये स्टेटमेंट यहाँ पर बिल्कुल गलत हो जाती है, क्योंकि मुगल क्रॉनिकल्स को कंपोज करने वाले कोर्टियर्स हैं जो कोर्ट के अंदर रहते थे, ना कि ऑर्डिनरी पीपल। तो यहाँ पर डी ऑप्शन जो है वो इनकरेक्ट हो जाता है। अगला क्वेश्चन, यहाँ पर दो स्टेटमेंट्स दी गई है, आपको करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। पहली स्टेटमेंट, मुगल कोर्ट क्रॉनिकल्स वर रिटन इन पर्शियन। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। हमने देखा था ना कि जो पर्शियन जो है लैंग्वेज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन भी है, और आगे जाकर हम देखेंगे कि एक रूलर होते हैं जो पर्शियन को मतलब ज्यादा कंसाइसली सपोर्ट करते हैं, और वो रूलर भी हम आगे देखेंगे। तो मुगल कोर्ट की जो लैंग्वेज थी वो पर्शियन थी, और मुगल मुगल एम्पायर के अंदर उनकी मदर टंग क्या कौन सी लैंग्वेज थी वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो दूसरी स्टेटमेंट है टर्किश, इसी में आ गया। टर्किश वाज देयर मदर टंग एज दे वर चगताई टर्क बाय ओरिजिन। तो यहाँ पर ये दोनों स्टेटमेंट हमारी सही हो जाती हैं, सो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन, नेम द मुगल रूलर हु कंसाइसली सेट आउट टू मेक पर्शियन द लीडिंग लैंग्वेज ऑफ द मुगल कोर्ट। बाबर, हुमायूं, अकबर या फिर जहांगीर। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अकबर। अगला क्वेश्चन, रज्मनामा वाज द पर्शियन ट्रांसलेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग बुक। यहाँ पर ये जो रज्मनामा है ये पर्शियन ट्रांसलेशन है इनमें से किस बुक का? रामायण का, महाभारत का, बाबरनामा का या फिर अकबरनामा का। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, महाभारत, बुक ऑफ वॉर्स। Which community did not fail to invoke the Islamic prohibition of portrayal of human beings। अब ये बता रहा है कि वो कौन सी कम्युनिटी है जो क्रिटिसाइज करती है कि ह्यूमन बींग्स की पोर्ट्रेल नहीं बनाई जाएगी। तो क्या वो ओलिया हैं? ओलिया कौन थे? ओलिया या फिर वली फ्रेंड्स को कहा जाता है सूफी की। हैदरीज, हमने भक्ति सूफी मूवमेंट में पढ़ा था ना कि दो कम्युनिटीज थी, एक बेशरिया और एक बाशरिया। बेशरिया वो लोग थे जो शरिया को नहीं मानते थे। अब ये शरिया क्या है? शरिया इस्लामिक लॉ है। किससे मिलकर बना है? चार चीजों से, हदीस, कुरान, कियास और इजमा। वहीं पे हमने चार कम्युनिटीज देखी थी ना, कौन जो बेशरिया थी? हैदरीज, मलंग और कलंदर और मदारी। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, उलेमा। अब ये उलेमा कौन है? उलेमा वो स्कॉलर्स है जो इस्लामिक स्टडी करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, नेम द पर्सन हु डिस्क्राइब पेंटिंग एज अ मैजिकल आर्ट इन हिज व्यू। इट हैड द पावर टू मेक इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स लुक एज इफ दे पोजेस्ड लाइफ। अब इनमें से वो कौन सा इंसान है जिसने पेंटिंग को मैजिकल आर्ट कहा है? उसने कहा है कि अगर हम किसी पेंटिंग को देखें तो लगता है कि इस पेंटिंग के अंदर लाइफ आ गई है। मतलब इस तरह का डिस्क्रिप्शन इनमें से किसने दिया है? तो वो जरीन कलाम है। अब जरीन कलाम, ये क्वेश्चन भी सीयूटी के अंदर आ सकता है। आपको ये एक बॉक्स के अंदर मतलब एक इमेज के नीचे दिया गया होगा। अब एक अकबर को एक कैलीग्राफी बहुत पसंद थी, और उस कैलीग्राफी का नाम है नस्तलीक। अब उस नस्तलीक नस्तलीक को किसने लिखा है? जरीन कलाम ने। अब ये जरीन जो है ये टाइटल दिया था अकबर ने, किसको? जरीन कलाम को। जरीन मतलब गोल्डन पेन। ठीक है, और ये क्या इसने क्या किया था? इसने नस्तलीक कैलीग्राफी की। उसके बाद तो क्या ये अबुल फजल थे जिन्होंने पेंटिंग को मैजिकल आर्ट कहा है, या फिर अब्दुल हमीद लाहौरी या फिर मीर सैयद अली। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अबुल फजल। उसके बाद आइडेंटिफाई द पर्सन। अब यहाँ पर आपको दो स्टेटमेंट पढ़ने के बाद पर्सन को आइडेंटिफाई करना है कि दोनों स्टेटमेंट किस इंसान के बारे में बता रही हैं। पहली, ही अपोज द व्यूज ऑफ कंजर्वेटिव उलेमास। ठीक है। सेकंड, अकबर टुक हिम एज एन एडवाइजर एंड स्पोक्स पर्सन फॉर हिज पॉलिसीज। अब अकबर को ये इतना पसंद आया कि अकबर ने इसे एज अ एडवाइजर और स्पोक्स पर्सन फॉर हिज पॉलिसीज के तौर पर अपने कोर्ट में रख लिया। तो इतना तो सबसे मतलब प्रिय कौन था अकबर के? तो आप ये बता सकते हैं। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अब्दुल फजल। अब्दुल फजली वो इंसान है ना जिसने आईने अकबरी को भी कंपोज किया है। हमने पीछे वाले पीजेंट वाले चैप्टर में भी देखा था। अगला क्वेश्चन, he was the pupil of अब्दुल फजल as well as the author of बादशाह नामा, name the person। अब इसमें कहा है कि ये जो इंसान है जिसने बादशाह नामा लिखी है ये अब्दुल फजल का एक स्टूडेंट भी था। तो बादशाह नामा पहले तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में यही बता दिए कि बादशाह नामा किस रूलर के बारे में हमें बता रही है। अब इस क्वेश्चन में पूछा कि बादशाह नामा को कंपोज किसने किया है, तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अब्दुल हमीद लाहौरी। दरअसल बादशाह नामा के तीन पार्ट्स हैं। उन तीन पार्ट्स में से जो दो दफ्तार है उनको कंपोज किया है अब्दुल हमीद लाहौरी ने, और उनको दोनों पार्ट्स को रिवाइज किया है सादुल्ला खान ने। और अब जो तीसरा पार्ट बच गया वो किसने कंपोज किया है? तो वो तीसरा पार्ट कंपोज किया है मोहम्मद वारिस ने। अब ये भी याद रखिएगा, ये भी इतना ही इंपॉर्टेंट है जितना ये क्वेश्चन है। इसका जो तीसरा पार्ट है वो किसने कंपोज किया है? तो वो किया है मोहम्मद वारिस ने। ऊपर के दो पार्ट अब्दुल हमीद लाहौरी ने, और ऊपर के ही दो पार्ट्स को रिवाइज किया था सादुल्ला खान ने। अब ये याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, The Asiatic Society of Bengal was founded in which of the following year? अब ये फैक्चुअल क्वेश्चन, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1784। In the early
20th century, the Akbarnama was translated into English by whom? अब पूछा है कि 20th सेंचुरी में अकबरनामा को इंग्लिश में किसने ट्रांसलेट किया था, तो ये भी एक फैक्चुअल क्वेश्चन है, तो इसका करेक्ट आंसर है हेनरी बेवरेज। अब यहाँ पर ये विलियम जोन्स कौन है? विलियम जोन्स एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल जो कि 1784 में फाउंड की गई थी, उसके फर्स्ट वो है विलियम जोन्स। जेम्स फर्ग्यूसन कौन है? बुद्धिज्म वाले चैप्टर में हमने पढ़ा था कि जेम्स फर्ग्यूसन ने स्तूपा का बड़ा ही बेहतरीन डिस्क्रिप्शन दिया है। इन्होंने कहा है कि स्तूपा का इस्तेमाल होता है फॉर ट्री एंड सरपेंट वर्शिप। वीएस सुक्थांकर हमने की कास्ट किनशिप वाले चैप्टर के पहले ही पेज पे पढ़ा था कि वीएस सुक्थांकर जी ने 1919 में क्रिटिकल एडिशन तैयार किया था महाभारत का, ये भी आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, देयर वाज अ हिरार्की इन व्हिच डिवाइन लाइट वाज ट्रांसमिटेड टू द किंग who then became the source of spiritual guidance for his subjects who propounded this idea। दरअसल इस क्वेश्चन में ये पूछा है कि जो मुगल रूलर्स है ना, वो अपने आप को कहते हैं कि हमें एक डिवाइन लाइट मिली है जिससे हम पायस, सेक्रेड और पावरफुल है, और वो जो डिवाइन लाइट है वो एक के बाद हिरार्की वाइज पास ऑन होती रहती है। तो ये कॉन्सेप्ट है, ये आइडिया दिया किसने है? ये आइडिया दिया है शिहाबुद्दीन सोहरावर्दी ने। ऑप्शन बी जो है वो यहाँ पर हमारा करेक्ट हो जाता है। अगला क्वेश्चन, नेम द मुगल रूलर हु abolished tax on pilgrimage in 1563 and jizya in 1564 as two were based on religious discrimination। अब यहाँ पर कहा है कि 1563 में पिलग्रिमेज टैक्स और 64 में जजिया किसने हटा दिया था, क्योंकि रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था इन टैक्सेस की वजह से, तो वो था अकबर। अब वापस से इन जजिया को रीइम्पोज किसने कर दिया था? नॉन मुस्लिम्स के ऊपर। तो अब यहाँ पर दरअसल ये है क्या जजिया? ये हमने पीछे भी पढ़ा है। जजिया वो टैक्स है जो नॉन मुस्लिम्स के ऊपर लगाया जाता था। अगर नॉन मुस्लिम्स जैसे हिंदूज, क्रिश्चियंस, ज्यूज, ये सारे जब मुस्लिम्स को टैक्स देंगे ना जजिया के फॉर्म में, तो मुस्लिम जो है वो इनको प्रोटेक्शन देंगे, ठीक है। और जो ये टैक्स दे रहे हैं ना जजिया, जो ये नॉन मुस्लिम्स है, इन नॉन मुस्लिम्स को कहा गया है जिम्मी, क्योंकि ये प्रोटेक्शन चाह रहे हैं अपनी, इससे मुस्लिम से, और मुस्लिम खुद इसके बदले में टैक्स ले रहे हैं जजिया की फॉर्म में। तो अकबर ने इसको हटा दिया था, नहीं अकबर ने इसको हटा दिया था, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन, और वापिस से रीइम्पोज किसने किया था? वो किया था औरंगजेब ने। देखिए ये पीछे वाला क्वेश्चन देखिए, पीछे वाले क्वेश्चन में कहा है कि अबोलिश किसने किया था, तो वो अकबर है, और वापिस से रीइम्पोज किसने कर दिया था, तो वो है औरंगजेब। बिल्कुल क्लैरिफाई रखिएगा, कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। असर्शन, द आइडिया ऑफ सुलह कुल एज द कॉर्नर स्टोन ऑफ एनलाइटेंड रूल। सुलह कुल मतलब पीस मेंटेन करना, तो एनलाइटेंड रूल के लिए सुलह कुल का जो ये आइडिया है ये जरूरी है, ठीक है। रीजन क्या दिया है? Here all religions and school of thought had freedom of expression, but when they do not undermine the authority of king। अब कहा है कि सुलह कुल का जो ये आइडिया है अबुल फजल लेके आया था। अब इस आइडिया के अंदर क्या कहा गया है कि कोई भी रिलीजन हो, कोई भी स्कूल ऑफ थॉट हो, उन्हें फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन मिलेगी, पर तब तक, अब यहाँ पर एक लिमिट ड्रॉ कर दी गई है कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन उनके पास तब तक होगी जब तक वो किंग की अथॉरिटी को अंडरमाइन ना करे। तो यहाँ पर हमारा दोनों ऑप्शन सही हो जाते हैं, एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ इस ऑप्शन ए इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन, choose the incorrect statement। A, Akbar commissioned the construction of white marble tomb for Sheikh Salim Chishti। फैक्चुअल क्वेश्चन है और सही क्वेश्चन है। अकबर ने ही कमीशन की थी इसकी कंस्ट्रक्शन, किसकी? व्हाइट मार्बल टोम की। किसके लिए? शेख सलीम चिश्ती के लिए, याद रखिएगा। ऑप्शन बी, इन 1585 द कैपिटल वाज ट्रांसफर्ड टू लाहौर। ये भी फैक्चुअल क्वेश्चन आपको याद रखना होगा, सही है। ऑप्शन सी, इन 1648 द कोर्ट, आर्मी एंड हाउस होल्ड मूव फ्रॉम आगरा टू शाहजहानाबाद। ये भी बिल्कुल सही है। ऑप्शन डी, जहांगीर accumulated enough money for building activity। अब ये क्वेश्चन आप जल्दबाजी में आकर गलत कर सकते हैं। जहांगीर को हम किस लिए जानते हैं? एक तो हमें सबको पता है कि वो नूरजहां से हमेशा इन्फ्लुएंस रहता था, उसने अपने सिक्कों के पीछे भी उसकी अपनी वाइफ की फोटो छपवा दी थी। पर उसके अलावा जहांगीर का नाम हम क्यों सुनते हैं? क्योंकि जहांगीर को पेंटिंग करना पसंद था ना, वो पेंटिंग करता था, वो एक लिरिसिस्ट भी था, ठीक है। पर यहाँ पर बिल्डिंग एक्टिविटी का जहांगीर काम नहीं करता था। जितने भी रेड फोर्ट है, आगरा है, ये जितनी भी सारी चीजें शाहजहां ने बनवाई है ना, तो बिल्डिंग एक्टिविटी का काम तो शाहजहां करेगा। तो डी ऑप्शन जो है वो इनकरेक्ट हो जाता है। झरोखा दर्शन was introduced by Dash with the objective of the broadening the acceptance of imperial authority as a part of popular faith। अब कहा है कि झरोखा दर्शन का ये जो कॉन्सेप्ट है कौन सा मुगल रूलर लेके आता है? अब इस झरोखा दर्शन में होता क्या है? अब एक बालकनी होती है, उस बालकनी के अंदर मुगल रूलर आता है और 1 से 1.5 घंटे तक वहीं पे खड़ा रहता है, और आम जनता है जो दीवाने आम है वो रूलर को वहां से नीचे से देखती है, और वो जिस बालकनी में खड़ा होता है उसे झरोखा कहा गया है। तो इस सिस्टम को कौन लेके आया? तो वो लेके आने वाला रूलर है अकबर। ऑप्शन सी जो है वो यहाँ पर हमारा करेक्ट हो जाता है। Which of the following type of marriage was widely practiced in the Indian subcontinent among ruling elites। इनमें से वो कौन सी फॉर्म ऑफ मैरिज है जो इंडियन सबकॉन्टिनेंट में हमें वाइडली प्रैक्टिस्ड देखने को मिलती है? और इंडियन सबकॉन्टिनेंट में अगर मैं स्पेसिफिकली बात करूं तो रूलिंग एलिट के अंदर, तो क्या वो पोलीएंड्री है, क्या वो पोलीगैमी है, मोनोगैमी है, या फिर नन ऑफ द अबोव? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पोलीगैमी।
पर हमने देखा था कि महाभारत के केस में जो द्रौपदी का विवाह हुआ है उस केस में हमें पोलियंड्री देखने को मिलती है, वाइफ हैविंग सेवरल मैन या फिर सेवरल हस्बैंड, क्योंकि हमें पता है ना द्रौपदी के 5 हस्बैंड थे, तो वो केस है पोलियंड्री का। पर नॉर्मल केस में हमें रूलिंग एलिट के अंदर पोलीगैमी देखने को मिलती है कि एक इंसान की कई सारी वाइफ्स। हुमायूं नामा वाज रिटन बाय हुम, फैक्चुअल क्वेश्चन है। हुमायूं की सिस्टर ने लिखी थी, तो हुमायूं की सिस्टर कौन थी? गुलबदन बेगम। द बाजार ऑफ चांदनी चौक, द थ्रोबिंग सेंटर ऑफ शाहजहानाबाद वाज डिजाइंड बाय हुम, फैक्चुअल क्वेश्चन है, तो जहानारा। मैच द फॉलोइंग, मीर बख्शी किसे कहा गया है? तो मीर बख्शी पे मास्टर जनरल को कहा गया है। ए का बी ऑप्शन, ए का बी ऑप्शन, तो यहाँ पर हमारा फर्स्ट वाला तो एलिमिनेट हो जाता है। दीवाने आला, दीवाने आला किसे कहा गया है? फाइनेंस मिनिस्टर को, तो बी का फर्स्ट, बी का फर्स्ट, अब दोनों में सेम है। तो सद्र उस सुदूर किसे कहा गया है? मिनिस्टर ऑफ ग्रांट्स को, तो एक ही ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर सी जो वो करेक्ट हो जाता है। और काशिद या फिर पथमार, फुट रनर को पथमार पता चल रहा है, फुट रनर, तो ये आप याद रखिएगा। सूबेदार आज भी तो बोलते हैं, पर आज सूबेदार अलग चीजों के लिए बोला जाता है। तो मुगल टाइम पे सूबेदार किसे कहा जाता था? तो सूबेदार, सूबा, सूबा क्या होता है? प्रोविंस, तो प्रोविंस में कौन होगा? गवर्नर। तो ए का फोर, ए का फोर, ए का फोर, बी ऑप्शन एलिमिनेट हो जाता है। कानूंगो, कानूंगो किसे कहा गया है? कीपर ऑफ लैंड रिकॉर्ड्स, वो इंसान जो लैंड रिकॉर्ड को रखेगा। तो बी का सी ऑप्शन, बी का सी ऑप्शन, हमारा ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट हो जाता है। चौधरी किसे कहा गया है? इंचार्ज ऑफ रिवेन्यू कलेक्शन, ये आप याद करते चलिए साथ के साथ। काजी किसे कहा गया है? काजी जज को। हमने काजी वर्ड पीछे भी पढ़ा है ना, तो आप मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि हमने कहाँ पढ़ा है। चलिए मैं थोड़ी सी हिंट देती हूँ, फॉरेन ट्रैवलर वाले चैप्टर में पढ़ा है काजी हमने, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ढंग से बताइएगा कि वो काजी की पोस्ट पे वो कौन सा फॉरेन ट्रैवलर था और उसे किसने अपॉइंट किया था काजी की पोस्ट पे। नेम द मुगल रूलर हु वाज क्यूरियस अबाउट क्रिश्चियनिटी, इनमें से वो कौन सा मुगल रूलर है जो हमेशा क्रिश्चियनिटी के बारे में जानना चाहता था, और उसने जीसट मिशन जो होते थे ना जिसमें क्रिश्चियंस वगैरह आते थे मिशनरी बन के, उनको भी असाइलम दिया था, मतलब आए थे वो क्रिश्चियनिटी फैलाने के लिए। तो किसके दौर में? तो ऑप्शन सी जो है वो यहाँ पर हमारा करेक्ट हो जाता है। ये क्वेश्चन देखिए आ गया, द फर्स्ट जीसट मिशन रीच द मुगल कोर्ट एट फतेहपुर सिकरी इन विच ईयर, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी 1580। नेम द पर्सन हु बिगिन टू क्रॉनिकल द थर्ड डिकेड ऑफ शाहजहां श्रीन, ये मैंने पीछे बताया इसी वीडियो में, तो अब आप इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। In 1668, मोहम्मद काजिम कंपोज द क्रॉनिकल ऑफ औरंगजेब, नेम द क्रॉनिकल। अब देखिए इस क्वेश्चन में ही दो क्वेश्चन और बन सकते हैं। पहला क्वेश्चन तो ये बन सकता है कि मोहम्मद काजिम ने जो भी इनमें से बुक लिखी है वो कौन से सन में लिखी थी, तो 1668। अब वो जो भी बुक है 1668 में लिखी गई है औरंगजेब के ऊपर, वो किसने लिखी है? क्वेश्चन ये बन सकता है, तो ये भी याद रखिएगा, मोहम्मद काजिम ने। अब औरंगजेब के ऊपर इनमें से कौन सी बुक है? क्या वो रज़्मनामा है? हमने पीछे देखा है, रज़्मनामा तो पर्शियन ट्रांसलेशन ऑफ महाभारत है। बादशाह नामा हमने पीछे देखा है, बादशाह नामा तो अब्दुल हामिद लाहौरी और शादुल्ला ने कंपोज किया है। किसके लिए? वो मैंने आपको पूछा था, शाहजहां के लिए। तो क्या ये आलमगीर नामा है या फिर अकबरनामा? अकबरनामा तो अबुल फजल ने कंपोज किया 1598 में, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता है आलमगीर नामा। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। सवार, सवार का क्या मतलब है? इंडिकेटेड द नंबर ऑफ फोर्सेस अ पर्सन हैड, ये बिल्कुल सही है। जात, इंडिकेटर ऑफ पोजीशन इन द इंपीरियल हायरार्की, अब ये जो दोनों चीजें है ना, ये दोनों रैंक्स है जो इंट्रोड्यूस करी थी औरंगजेब ने मनसबदार के तौर पर। यहाँ पर हमारे दोनों ऑप्शंस करेक्ट हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन, डैश वाज अ पिटीशन प्रेजेंटेड बाय अ नोबलमैन टू द एम्परर रिकमेंडिंग दैट एन एप्लीकेंट बी रिक्रूटेड एज अ मनसबदार, तो इनमें से किसे एक पिटीशन कहा गया है जो नोबलमैन रखता था किंग के सामने कि इस इंसान को प्रमोशन करो इस पोस्ट पर, तो उस पिटीशन को क्या कहा गया? क्या उसे बकिया नवीस कहा गया? बकिया नवीस तो राइटर को कहा गया है जो कोर्ट के अंदर बैठकर सारी चीजें लिखता था। पहर, पहर तो सेशंस को कहा गया है जो कोर्ट के अंदर होते थे। चहर तस्लीम तो एक फॉर्म ऑफ सबमिशन है जो अलग अलग नोबल मैन या फिर ऑर्डिनरी पर्सन किंग के सामने करते थे। उसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। अबुल फजल फेल विक्टिम टू अ कॉन्स्पिरेसी हेज्ड बाय प्रिंस सलीम, प्रिंस सलीम कौन है? जहांगीर, एंड वाज मर्डर्ड बाय हिज अकम्प्लिश। अबुल फजल को प्रिंस सलीम के साथ किस इंसान ने मिलकर मारा था? तो क्या वो राजा भरमल है, क्या राजा टोडरमल है, या फिर वीर सिंह बुंदेला, या फिर मिर्जा राजा जयसिंह? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, वीर सिंह बुंदेला। Which of the following place was the bone of contention in between Safavids and the Mughals? Safavids कौन है? Safavids ईरान के अंदर रहने वाले मतलब कुछ कम्युनिटीज हैं जो कि मुगल्स के साथ हमेशा टसल या फिर कॉन्फ्लिक्ट या फिर डिस्प्यूट में रहती थी। तो इन दोनों के बीच में वो कौन सी जगह है जो हमेशा बोन ऑफ कंटेंशन बनी रहती थी? तो क्या वो लाहौर है, क्या वो आगरा है, क्या वो कंधार है, या फिर फतेहपुर सिकरी? तभी मैंने बताया कि सफाविद जो है ईरान के थे और मुगल इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, तो आप इससे भी अनुमान लगा सकते हैं कि लाहौर तो होगा नहीं, ना आगरा, ना फतेहपुर सिकरी, तो इसका करेक्ट आंसर है कांधार, क्योंकि कांधार जो है अफगानिस्तान के अंदर है।
नेम द पर्सन हु वाज द लीडर ऑफ फर्स्ट जीसट मिशन। अब यहाँ पर पूछा है कि जो जीसट मिशन 1580 में अकबर के कोर्ट में आया था ना, तो उसका फर्स्ट लीडर कौन था? क्या वो एच कोल, या फिर वोल्टर एलियट, या फिर पाड्रे रुडोल्फ एक्वाविवा, या फिर जेम्स फर्ग्यूसन? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। अकबर्स क्वेस्ट फॉर रिलीजियस नॉलेज लेड टू इंटरफेथ डिबेट्स इन द डैश। अब जो अकबर जो है हमेशा क्यूरियस रहता था अलग अलग रिलीजन्स के बारे में जानने के लिए, तो इसी बीच कई बार अलग अलग रिलीजन या फिर हिंदूज, क्रिश्चियंस, मुस्लिम्स, इनके बीच में डिबेट्स होती थी। तो वो किस जगह पर होती थी, उस जगह को क्या कहा गया? क्या उसे कुटागरशाला कहा गया है? कुटागरशाला तो हमने बुद्धिज्म वाले चैप्टर में भी देखी थी कि कुटागरशाला में तो बुद्धिस्ट लोग डिबेट करते थे। तो क्या उसे इबादत खाना कहा गया है, या गार्डन, या फिर जमात खाना? जमात खाना खाना तो हमने भक्ति सूफी मूवमेंट वाले चैप्टर में देखा था कि जमात खाना तो एक बिग होल होता था खानकुआ के अंदर जहां पर सारे सूफीज बैठते थे, तो गार्डन भी नहीं होगा। उसका करेक्ट आंसर है इबादत खाना। अगला क्वेश्चन, नेम द पर्सन हु कंपोज्ड मुंताखाब उत तवारिक। अब ये फैक्चुअल क्वेश्चन है कि मुंताखाब उत तवारिक किसने कंपोज किया है? तो उसका करेक्ट आंसर है अब्दुल कादिर बदायूनी। नेम द इंग्लिश एनवॉय ऑफ जेम्स फर्स्ट हु सिंपली बो बिफोर जहांगीर अकॉर्डिंग टू यूरोपियन कस्टम एंड फर्दर शोक द कोर्ट बाय डिमांडिंग अ चेयर। ये कौन सा जेम्स जेम्स फर्स्ट ने भेजा था ये इंसान? अब इसने क्या किया, ये जैसे ही जहांगीर के कोर्ट में गया, इसने कोर्ट में जाते ही अपने अंदाज में जो जहांगीर है उसको मतलब वो सैल्यूटेशन किया। तो ये कौन है? तो क्या ये विलियम हॉकिंस है, थॉमस रो है, या फिर अलेक्जेंडर, या फिर अल्मेडा? तो उसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। बाद में जब ये जहांगीर के कोर्ट में रहता है ना, तो वहीं पे एक गवर्नर होता है, उसको एक रिंग ऑफर करता है जिसकी कॉस्ट शायद 200 से 400 के बीच में रही होगी, तो उसको एक्सेप्ट नहीं किया जाता है। तो थॉमस रो को बड़ा ही बुरा लगता है इस चीज पे। ये भी एक किस्सा है। अगला क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग। खिल्लत, सरापा, पद्म, मुरासा, या फिर सैश? अब ये जो है ना, ये यूनिफॉर्म के पार्ट्स हैं जो मुगल रूलर जो है वियर करता था, गिफ्ट गिफ्ट के तौर पर उसको ये चीजें मिलती थी और वो उसको पहनता था, और पहनने के बाद वापस से अपनी प्रजा में बांट देता था। तो उसी यूनिफॉर्म में खिल्लत किसे कहा जाता था? तो खिल्लत कहा जाता था रोब ऑफ ऑनर को। सरापा कहा जाता था हेड टू फूट तक जो पूरी यूनिफॉर्म इनकी होती थी ना, उसको सरापा कहा जाता था। पद्म, मुरासा, लोटस ब्लॉसम को कहा जाता था, और सैश पटका को कहा जाता था। तो ए का फर्स्ट, बी का टू, सी का थ्री, और डी का फोर। तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर बी। इन हुज वेडिंग अ सम ऑफ टोटल 32 लाख रुपीस हैड बीन स्पेंट। आज के 32 लाख, आज जितनी 32 लाख रुपए की कीमत होती है ना, उस टाइम पे मुगल एम्पायर के टाइम पे किस मुगल रूलर के बेटे की शादी में स्पेंड किए गए थे? तो क्या वो शाहजहां खुद था, या औरंगजेब, या फिर दारा शिको, या फिर जहानारा? उसका करेक्ट आंसर है दारा शिको, जो शाहजहां का बड़ा बेटा था। दारा शिको और औरंगजेब के बीच में लड़ाई भी हुई थी, जिस लड़ाई में औरंगजेब जीतता है और अपने आप को मतलब लास्ट पावरफुल मुगल रूलर घोषित कर देता है। अब दारा शिको जो है उसकी कहीं ना कहीं हमें टिल्टेशन देखने को मिलते हैं हिंदुइज्म की तरफ, क्योंकि इसने कई सारी गीता गीता हुई, महाभारत हुई, इनका ट्रांसलेशन करवाया है पर्शियन अरेबिक के अंदर। अंडर विच रूलर द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ सबमिशन वाज रिप्लेस्ड बाय चहर तस्लीम एंड जमीन बोस? इन चारों में से किस रूलर के टाइम पे सैल्यूटेशन या फिर सबमिशन की जो फॉर्म थी ना मुगल एम्पायर के अंदर, वो चेंज होकर चहर तस्लीम और जमीन बोस में बदल जाती है? जमीन बोस का मतलब जमीन को चूमना, और चहर तस्लीम का मतलब है 4 बार झुककर सैल्यूट करना, किसे? किंग को। तो वो था शाहजहां। अगला क्वेश्चन, नेम द प्लेस वेयर वी फाउंड दिस बुलंद दरवाजा। अभी इस इमेज को देखकर आप बताइए कि ये जो बुलंद दरवाजा है इन चारों ऑप्शंस में से किस जगह देखने को मिलता है? लाहौर, आगरा, फतेहपुर सीकरी, या फिर शाहजहानाबाद? तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, फतेहपुर सीकरी, जो अकबर की कैपिटल थी। मैच द फॉलोइंग। आगाह किसे कहा गया है? आगा कहा गया है आगा कहा गया है अदर वाइव्स हु वर नॉट ऑफ नोबल बर्थ। ठीक है। बेगम किसे कहा गया है? वाइव्स हु केम फ्रॉम रॉयल फैमिलीज, नाम से पता चल रहा है बेगम। अगच्छा किसको कहा गया है? अगच्छा कहा गया है कॉन्क्यूबाइंस को, और ख्वाजिशरा कहा गया है स्लेव यूनुक्स को। ये आप याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन, हु अमंग्स द फॉलोइंग आर्टिस्ट अकम्पनाइड हुमायूं टू दिल्ली? इनमें से आपको बताना है कि हुमायूं को दिल्ली तक कौन अकम्पनाई करता है, कौन सा आर्टिस्ट? क्या वो बीजद है, क्या वो मीर सैयद अली है, या फिर अब्दुल सम्माद, या फिर सादुल्ला खान? तो उसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बी और सी, मीर सैयद अली और अब्दुल सम्मद, जो हुमायूं को दिल्ली तक अकम्पनाई करते हैं। अरेंज द फॉलोइंग कैपिटल ऑफ द मुगल्स अकॉर्डिंग टू द टाइमलाइन फ्रॉम फर्स्ट टू द लास्ट। अब ये क्वेश्चन, ये जो मैंने ये इससे पहले वाला क्वेश्चन और इसके बाद वाला ये वाला जो क्वेश्चन है, ये मेरी शिफ्ट में आए हुए क्वेश्चन है सीयूटी के अंदर 2023 के अंदर। अब ये वाला क्वेश्चन और इसके बाद जो 3 क्वेश्चन आएंगे वो लगातार मेरी शिफ्ट में आए थे। इसे मैं इस चीज से आपको ये बताना चाहती हूँ कि इस चैप्टर से ही 4 क्वेश्चन आए हैं सीयूटी के अंदर, एक ही पेपर के अंदर। आपको यहाँ पर बताना है कि मुगल कैपिटल्स हमने देखा कि चेंज होती रही हैं, तो मुगल कैपिटल्स जो चेंज हुई है आपको उसे फर्स्ट से लेकर लास्ट तक लगाना है क्रोनोलॉजी के अंदर। तो सबसे पहली कैपिटल मुगल एम्पायर की क्या रही? आगरा। आगरा के बाद शिफ्ट हुई फतेहपुर सिकरी में, और फतेहपुर सिकरी के बाद शिफ्ट हुई लाहौर, एंड देन शाहजहानाबाद।
विच ऑफ द फॉलोइंग मुगल क्वींस एंड प्रिंसेस कंट्रोल्ड फाइनेंशियल रिसोर्सेज। अब आपको बताना है कि मुगल एम्पायर के अंदर वैसे तो हमने सारे रूलर्स ही देखे हैं, मतलब मैन, जैसे हमने सबसे पहले बाबर देखा 1526 में, फिर हुमायूं आया, फिर अकबर आया, फिर जहांगीर आया, फिर शाहजहां आया, फिर औरंगजेब आया, फिर अकबर सेकंड आया, फिर मोहम्मद शाह रंगीला आया, फिर फर्रुख सियार आया, फिर बहादुर शाह जफर सेकंड, ऐसे करके सारे ही रूलर्स देखे हैं। तो विमेन तो देखी ही नहीं। पर इसका मतलब ये नहीं है कि विमेन की कोई वहां पर मतलब सुपीरियोरिटी या फिर कोई वो ही नहीं था। विमेन भी हमें देखने को मिलती है जिनके पास सम सॉर्ट ऑफ पावर थी मुगल एम्पायर के अंदर। तो वो कौन कौन सी विमेन थी, मैंने पीछे भी बताया था कि जहांगीर किस तरह अपनी वाइफ के इन्फ्लुएंस में रहता था। उसने अपने कोइन के पीछे भी नूरजहां की फोटो लगवा दी थी, तो हमें पता चल रहा है। और जहांगीर की डेथ जब हो जाती है 1627 में, तो उस टाइम पर भी फिर उसको कौन कंट्रोल करता है, नूरजहां ही संभालती है ना। तो नूरजहां, जहानारा और रोशनारा भी हमें देखने को मिलते हैं जिनके पास पावर रहती है। और ये कौन है, ये शाहजहां की डॉटर्स है। जहानारा तो यहाँ तक कि चांदनी चौक का पूरा मार्केट और वो सब डिजाइन वगैरह करवाती है। ठीक है, तो ए बी सी यहाँ पर हमारा करेक्ट हो जाता है ऑप्शन नंबर डी। नेम द पर्सन हु डिफाइंड सोबर्निटी एज अ सोशल कॉन्ट्रैक्ट, तो अबुल फजल इसका करेक्ट आंसर है। नसीरुद्दीन हुमायूं lost his empire to which of the अफगान लीडर। अब आपको यहाँ पर बताना है कि नसीरुद्दीन हुमायूं दरअसल सबसे पहले कौन देखने को हमें मिलता है, बाबर, बाबर का बेटा हुआ हुमायूं। पर बाबर से बिल्कुल अलग था हुमायूं, क्योंकि हुमायूं जो है कहीं ना कहीं पोलाइट और काम पर्सन था, ये इतनी लड़ाई वगैरह करता नहीं था। दरअसल हमें 2 बार हुमायूं का रूल देखने को मिलता है। ठीक है, क्या होता है, इसकी लड़ाई हो जाती है। अब वो बात आपको बताना है कि किस अफगान लीडर के साथ होती है, तो मैं इसका आंसर पहले बता देती हूँ। शेर शाह सूरी के साथ इसकी लड़ाई हो जाती है। तो डर के मारे ये असाइलम लेता है ईरान के सफाविद रूलर्स के पास, और फिर वापिस आता है। और 1555 से 1556 तक ये जीता है, और उसके बाद इसकी डेथ हो जाती है। अचानक से 1 साल के अंदर इसकी डेथ क्यों हो जाती है, क्योंकि ये पढ़ने का बड़ा शौकीन था। जो अपनी लाइब्रेरी के अंदर बैठा था, और उसकी लाइब्रेरी को कहा, इसकी लाइब्रेरी का जो नाम था ना, वो था दीन पन्हा, और उसकी सीढ़ियों से गिर जाता है और उसकी डेथ हो जाती है। तो किस अफगान लीडर के साथ इसकी लड़ाई, शेर शाह सूरी के साथ। ठीक है, तो ये थी आज की हमारी वीडियो। इफ यू लाइक द वीडियो, प्लीज हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू अवर चैनल एंड ऑल्सो शेयर दिस वीडियो। थैंक यू।